नमस्कार दोस्तों, हमारी यही पहचान है कि हम वो पढ़ाते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और मैंने यूपी पीसीएस में लगातार 4 सालों से सबूत दिखाया है। पिछले साल 2025 में 118 क्वेश्चंस वहीं से आए थे, जो थोड़ी-सी नोट आपको दी गई थी, जो थोड़ी-सी वीडियोज़ आई थी। इस समय आपको ये सारी नोट्स दी जा रही हैं। अगर आपके पास नोट है, तो अच्छे से तैयार करिए। आंसर राइटिंग सीरीज़ चल रही है, उसका लाभ लीजिए। पर्सनल गाइडेंस का लाभ लीजिए। लेकिन अगर आपके पास नोट नहीं है, तो जल्दी से इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, जानकारी लीजिए और नोट ले लीजिए। आपके पास एक और उपाय है, नीचे लिंक दिया गया है ऐप का, आप चाहें तो वहाँ से भी नोट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे 2005 के तथ्य जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछे गए थे। इस समय हम इतिहास पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषणों को क्या कहा जाता था? निशाका कहा जाता था। ये इम्पॉर्टेंट है। न्याय दर्शन, अभी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मिलान करने के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं और अलग से भी पूछ लिया जाता है। तो न्याय दर्शन किसने दिया था? गौतम ने, इन्होंने प्रचारित किया था। और भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ये भी जस्ट पिछली क्लास में या उसके पिछली क्लास में हमने देखा, ये रिपीट किया गया है। जमाली पहला शिष्य था। कुषाण शासकों ने उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में सबसे ज़्यादा संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। ये महत्वपूर्ण, ध्यान रखिए। मध्यकाल में देखिए क्या पूछा गया था। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, ये कहाँ पर स्थित है? ये पूछा गया था। ये दतिया में है। जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर बनवाया था। और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था और इसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। ये एक तथ्य पूछ लिया गया था। क्रम आपको पता होना चाहिए। आधुनिक भारत में आप देखिए 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 क्यों महत्वपूर्ण है? विद्रोह हुआ था, ध्यान है कि नहीं? ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है, पूछा गया था। आपसे भी पूछा जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, कब स्थापना हुई थी, ये बार बार पूछा गया है। एकेश्वरवाद का मतलब है कि ईश्वर एक ही है, ठीक है। भीमराव अंबेडकर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, ध्यान से देख लीजिए। और ये अलग अलग भी पूछे गए हैं। देखिए, उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। 1920 में अपनी पत्रिका मूक नायक इन्होंने शुरू की। 1922 में इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। भारत के प्रथम विधि मंत्री बने थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक, अच्छा ये अलग है, ये अलग है। स्वदेश वाहिनी के संपादक रामकृष्ण पिल्लई थे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। और कुछ बातें आप ध्यान रख लीजिए यहाँ पर। युद्ध समाप्त होने पर भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। वर्ल्ड वार की बात हो रही है, क्रिप्स मिशन में कहा गया था। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान मान्य होगा। संविधान सभा बनाई जाए, वो जो संविधान बनाएगी वो माना जाएगा। कोई भी प्रांत भारत संघ से बाहर रह सकता है। ये सबसे गड़बड़ बात थी कि जो प्रांत थे, देशी रियासतें थी, वो भारत से बाहर रह सकती थी, ठीक है। तो ये कथन पूछे गए थे। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने की थी। द इंडियन ओपिनियन पत्र महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशन इसका शुरू किया था। यह पत्र अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और तमिल में निकलता था। ये क्वेश्चन अलग से आपको मिलेगा कि इंडियन ओपिनियन किस भाषा में प्रकाशित होता था या किस भाषा में नहीं होता था। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की नीति का दोष लगाया था कि ये लोग सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ये इन्होंने कहा था, क्योंकि ये गरम दल के नेता थे। मतलब उसी में कांग्रेस में दो मूड के लोग थे। एक गरम दल कह देते हैं हम, एक नरम दल कह देते हैं। जो लोग कहते थे कि हमें आंदोलन करना चाहिए, सशस्त्र आंदोलन की बात नहीं, नॉर्मली कि आंदोलन होना चाहिए, वो गरम दल में थे। जो कहते थे कि नहीं, प्यार से समझाते हैं, याचिका देते हैं, वो नरम दल वाले थे। स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना था, ऐसे पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। महाराष्ट्र में गणपति पर्व शुभारंभ किसने किया था? बहुत बार पूछा गया है, तिलक जी ने शुरू किया था। अभी भी आप देखते हैं, बहुत बड़ा त्यौहार है महाराष्ट्र में, गणपति बप्पा मोरया। ये आपने जयकारा लगाया होगा कई बार। अच्छा, 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिबल
हिंदू मुस्लिम एकता था। उस समय जब आंदोलन हुआ था तो काफ़ी जो अभी तो उतना उस लेवल पे तनाव नहीं बढ़ा था, अभी अंग्रेज़ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मुस्लिम लीग भी अपना एजेंडा बना रही थी, लेकिन फिर भी हिंदू मुस्लिम भेद बन रहा था। लेकिन जब असहयोग आंदोलन हुआ तो हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे, एक साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये चीज़ पूछी गई थी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? ये पहले खूब पूछा जाता था, बाल गंगाधर तिलक ने। अब हम पहुंच गए हैं 2004 में, और 2004 में प्राचीन काल से क्वेश्चन पूछा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। पूछा गया था कि कहाँ से मिले हैं कुओं के अवशेष? मोहनजोदड़ो से, और विकसित अवस्था में थे वो। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है, आपको पता होना चाहिए, वो त्रिरत्न अलग हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर आप ध्यान रखिए। दक्षिण भारतीय चोल राज्य अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। ये यूपीपीसीएस के साथ साथ बाकी परीक्षाओं में, यूपीएससी में भी पूछा जाता है। मध्यकाल में क्या पूछा गया था? आगरा शहर की स्थापना कब की, किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी, आपने देखा है, कई बार आया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ पे स्थानांतरित किया था? दौलताबाद किया था, हालत खराब हो गई थी उसकी, ये चीज़ ध्यान रखिए। औरंगजेब ने दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा 2 राज्यों को जीता था, और अकबर ने सबसे पहले कछवाहों को, जो राजपूत थे, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। अकबर बहुत चालाक था, वो वैवाहिक संबंध बना के राज्यों को अपने पक्ष में या अपने अंडर में लेके आ जाता था। और भी तरीके हैं, उस समय के युद्ध और बाकी चीज़ें थी। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे मध्यकाल में। आधुनिक काल में आप चलिए, पुर्तगालियों ने बंगाल के हुगली में एक फैक्ट्री स्थापित की थी। ऐसे पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने बंगाल में किस जगह पे अपनी फैक्ट्री बनाई थी, स्थापित की थी? हुगली में। ठीक है, इसके बाद सॉरी, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, ये इम्पोर्टेंट है। और हंटर कमीशन, ये 1882 की बात है, इसकी रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। वुड डिस्पैच आया था, उसमें किस पर ध्यान दिया गया था? सैडलर आयोग आया था, उसमें कहाँ ध्यान दिया गया था? शिक्षा से संबंधित जो कमीशन, जो आयोग आए थे, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। भीमराव अम्बेडकर ने मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका शुरू किया था, ये पूछा गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी। अगर आप ISPCS मास्टर चैनल से जुड़े हैं तो वहाँ पर टॉप 300 सीरीज़ चलती है, और आप इतने नादान तो नहीं हैं कि आप ये समझ ना पाएँ कि जो GS के सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स कॉमन है दोनों परीक्षाओं में, बस यूपीपीसीएस में थोड़ा फैक्ट ज़्यादा पूछा जाता है, यूपीएससी थोड़ा सा कंसेप्ट पूछती है। इसीलिए आप टॉप 300 सीरीज़ को भी फॉलो करिए, और अगर आप साथ में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसकी भी नोट आपको मिली गई होगी, यूपीएससी की के ग्रुप में आप जुड़े होंगे। मैं ये इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जैसे हम चेम्सफोर्ड सुधार की बात कर रहे हैं, टॉप 300 में हम पूरा कहानी समझते हैं, विस्तार से टॉपिक को पढ़ते हैं, तो उससे आपको अतिरिक्त लाभ मिलेगा। अच्छा अब कहाँ हैं हम? भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? कि उनमें कोई अंग्रेज, मतलब कोई भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन क्यों बनाया गया था? ये जो चेम्सफोर्ड सुधार की बात हम करते हैं, 1919 में अधिनियम बना था, उसमें एक बात कही गई थी कि आगे चल के 10 साल बाद एक कमीशन बनेगा जो इसकी समीक्षा करेगा, फिर उसके आधार पे आगे कानून बनेंगे, जहाँ संशोधन की ज़रूरत है किया जाएगा। तो उसी को देखते हुए थोड़ा पहले ही, 1 साल पहले ही साइमन कमीशन भेज दिया गया कि इस पर विचार करते हैं कि भारतीयों के लिए जो कानून बनाया गया वो ठीक है कि नहीं। तो भारतीय कह रहे हैं कि भाई हमें शामिल नहीं कर रहे हो और हमारे लिए कानून बनाने की बात कर रहे हो, इसलिए विरोध किया गया था उसका। ठीक है, 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ था, ये बार बार पूछा जाता है। इसके तहत दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में उनके लिए सीटों के जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको बढ़ाया गया, मतलब संख्या बढ़ा दी गई थी। इसके बाद से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? WC बनर्जी थे। ये चुनाव हार गए थे वैसे, लेकिन ये प्रथम भारतीय थे। ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ये दोनों तथ्य आपको याद रखने बहुत महत्वपूर्ण है।
गरम दल और नरम दल को फिर से मिलाने में प्रमुख भूमिका किसकी थी? एनी बेसेंट ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके साथ तिलक भी थे, ठीक है। इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था, याद है, होम रूल आंदोलन। बहुत प्रश्न आते हैं, यूपीएससी ने वहाँ से ये भी पूछा था कि आगे चल के होम रूल का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, आपको पता है? ज़रा सर्च करिएगा, इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे तथ्य मुझे खुद पता होते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हर चीज़ मैं बताऊँगा, कुछ आप उत्सुकतावश खुद से भी सोचिए ना, तो दिमाग काम करता है, निष्क्रिय नहीं रहते आप। 2003 में पहुँच चुके हैं, प्राचीन भारत के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में जो तथ्य पूछा गया था, जो फिर पूछा जाएगा, जैसे चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है? जब आप बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, स्थापत्य पढ़ते हैं उस समय का, बौद्ध जैन धर्म, तो आपने चैत्य भी सुना होगा, बिहार भी सुना होगा। चैत्य जो होता था वो पूजा स्थल होता था, गुफा जैसी जगह थी। बिहार जो होता था ये भी गुफाएं होती थी, पहाड़ को काट के बनाया गया था। ऐसा नहीं कि गुफा ऐसे बस छेद बना दिया गया, वो जैसे जिसमें बाकी जो जानवर रहते हैं, बहुत अच्छे आप देखेंगे जो बौद्ध धर्म के जो भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे। अब तो एक तरह से समझिए कि वो पर्यटन स्थल बने हुए हैं, चित्रकारी भी है उसमें, बहुत अच्छे कमरे बनाए गए हैं। तो बिहार में भिक्षु रहते थे, निवास करते थे, और चैत्य जो होता था वो पूजा स्थल होता था। उपनाम पूछ लिया गया था। चंद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था? एंड्रोकोटस कहा जाता था। बिंदुसार जो है अमित्र घात के नाम से प्रसिद्ध था। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता था। अशोक के और भी बहुत सारे नाम हैं। चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता था। ये अलग से क्वेश्चन आप देखेंगे, विष्णुगुप्त कौन थे? चाणक्य ही है विष्णुगुप्त, गंगाधर ही शक्तिमान है। अच्छा, सम्राट हर्षवर्धन ने कन्नौज तथा प्रयाग में 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो ये किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। प्रयाग की बातें ही, प्रयागराज की। अच्छा, तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। ये पूछा गया था कि कौन सी जगह थी लोहे के उपकरण के लिए प्रसिद्ध। तीसरी शताब्दी की बात हो रही है, वारंगल। भगवती सरस्वती भोजशाला मंदिर की अष्टदात्री देवी हैं। पूछा गया था कि भोजशाला मंदिर की देवी कौन है? सरस्वती हैं। चोल शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन शासक ये घोषित कर देते थे कि अगला उत्तराधिकारी हमारा कौन होगा? चोल शासक। और चोल आप मैपिंग के हिसाब से भी कभी कभी देख लिया करिए, जैसे 3 स्थान में बना रहा हूँ, कहाँ पे पांड्य, कहाँ पे चोल, कहाँ पर चेर, ये कहाँ पे थे। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, अगर नहीं पता है तो बहुत सारी कहानी सिर्फ आप पढ़ते हैं, रटते हैं, दिमाग में किसी जगह पे जाकर वो टिकता नहीं है, ठीक है। तो उस एंगल से भी थोड़ा बहुत देख लिया करिए। मध्यकाल में 8 तेलुगु कवि जो है कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज के नाम से जाने जाते थे, ये पूछा गया था। अलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन शुरू किया गया था। अलवार नयनार 2 आप देखेंगे। ये बताइए, अलवार किसकी पूजा करते थे? नयनार किसकी पूजा करते थे? एक वैष्णव है, एक शैव है। इतना मैंने बता दिया, बाकी आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, नहीं तो फिर अपने मोबाइल पे जोर डालिए, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, फटाक से बता देगा। लेकिन थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव रखिए। वापस आइए। सिख गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन आशीर्वाद से की थी, इसलिए जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी। अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो अर्जुन देव थे, ठीक है। क्यों करवाई थी? क्योंकि इन्होंने सहायता की थी राजकुमार की, खुसरो की। आधुनिक काल में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था। मैं ऐसे भारत का रफ चित्र बना देता हूँ। यहाँ पे कोई व्यवस्था लागू की गई थी, यहाँ पे कोई व्यवस्था लागू की गई थी। बताइए, सिर्फ 2 ही मान लेते हैं, एक तीसरी भी है इधर, ठीक है। तो महालवाड़ी, जमींदारी, रैयतवाड़ी, इसके बारे में जब आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उसका लोकेशन भी देख लिया करिए, उससे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं बता ही देता हूँ, नहीं तो कहेंगे कि सर आप ज़्यादा काम करवा रहे हैं। देखिए, ये मान लेते हैं भारत का नक्शा है। ये जो बंगाल बिहार का जो क्षेत्र था, यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था थी, अस्थाई बंदोबस्त था। ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इस हिस्से में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, और इधर यूपी के कुछ हिस्से जो थे वहाँ पर महालवाड़ी व्यवस्था थी। जमींदारी व्यवस्था में ये होता था कि जमींदार को ही
भूमि का मालिक माना जाता था और उसका काम ये था कि किसानों से एक निश्चित समय पर निश्चित राजस्व आप वसूलिए, उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखिए, बाकी हमारे पास जमा करिए। हमारे मतलब अंग्रेजों के पास। रैयतवाड़ी में क्या होता था कि किसान ही ज़मीन का मालिक है, वो डायरेक्ट सरकार को टैक्स देता था, लगान देता था। महालवाड़ी में क्या होता था कि महाल का मतलब होता है गाँव, ठीक है? ग्राम प्रधान, ये भी उसका मतलब पर्यायवाची नहीं है लेकिन इस तरह से यूज़ किया जाता था। तो गाँव के लोग इकट्ठे मिल के, एक मान लेते हैं प्रतिनिधि है गाँव का प्रधान, ये सब लोग मिल के टैक्स या महाल जो भी है सॉरी जो लगान है वो देते थे। इसमें एक सूर्यास्त का नियम लागू होता था कि मतलब ज़मींदार एक निश्चित समय तक नहीं दे पाया सूरज ढलने से पहले उस तारीख को, तो उसकी ज़मीन हड़प ली जाती थी, किसी और को ज़मींदार बना दिया जाता था। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। वापस आते हैं, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ से मिली थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 हिंदी में इसको कहते हैं। इसी में पोर्टफोलियो व्यवस्था पूछी गई थी, इसी सीरीज़ में हमने देखी है। इससे अलग अलग एंगल से क्वेश्चंस आते हैं। टॉप 300 आपने फॉलो किया है ISPCS मास्टर पे, तो सारे अधिनियम एक ही वीडियो में एक जगह आपको मिल जाएंगे। अच्छा, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने दिया था। कब? 1936 में। कई बार पूछा जाता है वो व्यक्ति कौन थे, आपको पता है? ज़रा सर्च करिए, इम्पोर्टेंट है। सरदार पटेल पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। ऐसे पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूर्ण रूप से कौन थे? 4 ऑप्शन थे, उसमें पटेल जी का नाम था। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी उम्र 70 साल हो गई थी। ये बहुत मोटिवेशन वाली बात है। कभी कभी मैं इसके बारे में सोचता हूँ, आपको भी सोचना चाहिए। सॉरी, थोड़ा सा टॉपिक से मैं हट रहा हूँ। नॉर्मली आज का एक फैशन है, हम चाहते हैं, मैं भी कभी कभी ऐसा सोचता था कि जल्दी से पैसा वैसा कमा लेते हैं, घर बना लिया, कुछ सेविंग कर ली, जल्दी से सफल हो जाएंगे, आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाएंगे। ये फैशन बड़ा चल पड़ा है, फिर जो मर्जी वो करेंगे। नॉर्मली पहली बात तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। आप अरबों रुपए कमा लीजिए और घर बैठ जाएंगे, सब आप खा के ख़त्म कर देंगे। आप सोचें इन्वेस्ट कर देंगे, वहाँ से आने लगेगा, चलिए मान लेते हैं सब ठीक है। अगर आपके पास काम नहीं है, आपके पास शौक़ नहीं है, तो फिर आपके जीने का भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप देखे होंगे जो लोग रिटायर हो जाते हैं वो जल्दी से बूढ़े हो जाते हैं। उसके पहले फिटनेस भी ठीक रहती है, हेल्थ अच्छी रहती है। रिटायर हुए 5 साल बाद हालत ख़राब हो गई, 10 साल में बहुत सारे लोग मर जाते हैं। 70 साल की उम्र में इनको नया शौक़ जागा कि यार पेंटिंग करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग इन्होंने बनाई। तो आप जीवन के बारे में जब भी सोचें ना, तो रिटायरमेंट को इस रूप में मत देखिए कि हमें कोई काम नहीं करना है, हमारे पोते पोतियाँ हैं, बच्चे हैं, वो हमारी देखभाल कर रहे हैं, हम खाते हैं, बैठते रहते हैं, चाय मिल गया पी लिए, खाना मिल गया खा लिया। ऐसे नहीं। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मरते दम तक हम कुछ न कुछ करेंगे। ये नहीं कि पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। आप इतना कर लें कि पैसे आपके पास रहें, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। जीवन में जब तक जीवित हैं पेंटिंग करिए, गाने लिखिए, घूमिए। जीवन लगातार बहते रहने का नाम है, बैठ जाने का नाम नहीं है। ठीक है? तो ये थोड़ा सा अलग का मोटिवेशन हो गया। चाहे तो लीजिए, चाहे मत लीजिए, आपकी ज़िंदगी, आपको जो करना है करिए, लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं उसको गंभीरता से लीजिए, तभी सिलेक्शन होगा। चलिए, आचार्य विनोबा भावे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। पूछा गया था कि पहली बार ये कब गिरफ्तार हुए थे। वैसे तो बहुत बार गिरफ्तार हुए हैं, और भी नेता गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति के जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। अगर आप वीडियो फॉलो करते हैं तो सेम क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट किया गया। 1915-16 में 2 होम रूल लीग शुरू हुए थे। एक तिलक ने किया था, एक एनी बेसेंट ने किया था। आगे चल के इसी नोट में कई जगहों पे आपको मिल जाएगा कि कब कब किसने किया था, आगे पीछे। लगभग एक ही वर्ष में इन्होंने किया था, लेकिन अलग अलग टाइम कभी कभी पूछ लिया जाता है पहले किसने शुरू किया था। मान लीजिए ऐसे पूछ लिया जाए तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा था? उधम सिंह ने गोली मार दिया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम आ गए 2002 में, और उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, उपनिषदों में क्या है, वेद में क्या है, जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उपनिषद बेसिकली फिलॉसफिकल प्रश्नों के जवाब देती हैं। ठीक है? इनको हम वेदांत भी कहते हैं। ठीक है?
और वेदों में बहुत सारी चीज़ें हैं, पूजा पाठ मंत्र वगैरह हैं, ज़्यादातर सांसारिक बातें भी उसमें हैं। उपनिषदों में दार्शनिक बातें ज़्यादा है। षड दर्शन मैंने आपसे कहा था कि आगे मैं दिखाऊंगा, देख लीजिए, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। ये जब मैंने दिया है, ये मिलान के लिए पूछा गया था। इसके पहले कई बार मैंने दिखाया, जैसे सांख्य अलग से पूछा, योग अलग से पूछा, न्याय अलग से, मीमांसा अलग से, तो अलग भी है, अलग अलग क्वेश्चन भी बनते हैं और एक साथ भी मिलान करने के लिए। तो सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक महर्षि कणाद, मीमांसा दर्शन जैमिनी और वेदांत दर्शन बादरायण। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद एक सेकेंड, समेध शिखर पार्श्वनाथ के संबंध में ऐसे संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, ठीक है, समेध शिखर। इसके बाद से बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये सिंपल सा क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। इनका एक और नाम था, अभी हमने देखा था पिछली क्लास में या फिर इसी क्लास में देखा है। भास्कर बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, तो ये चीज़ याद रखिए। भास्कर किस समय थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा इतिहास जब आप पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। मध्यकाल में देखिए क्या पूछा गया था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो है चंद्र की स्मृति में है। चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब वहाँ सिर्फ चंद्र लिखा है, तो गेस किया जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या मतलब है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय तृतीय भी हैं। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद ले गया था। ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है, कई बार हमने देखा है इसी सीरीज में। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पूछा था किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी खड़ी बोली के विकास में? अमीर खुसरो ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था, ये चीज़ ध्यान रखिए। और अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था, लेकिन किसने फिर से इसे लागू कर दिया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था, औरंगजेब ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम में है। मिलान करने में भी ये पूछा गया है। लाल किले के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है? शाहजहाँ है, उसने लाल किला बनवाया था। लाल किला गई तो ये दिल्ली वाले की बात हो रही है, ठीक है ना। आगरा में भी लाल किला है, वो किसने बनाया था बताइए। आधुनिक भारत में देखिए, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब थे। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे। फिर जलियांवाला बाग कांड हुआ। उसके बाद जो भी घटनाएं हैं उन पर कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसी सीरीज में हमने देखे हैं। किसने विरोध में कौन सा पद त्याग दिया, ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे हैं। अच्छा, उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी, उसको भी आप याद रखिएगा, आगे मिल जाएगा। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। मिलान वाले में पूछा जाता है ये। अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? किसने कहा था कि हम नहीं, इसके पक्ष में नहीं है कि भारत का विभाजन हो? खान अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन हुआ। वंदे मातरम को नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे, ये पूछा गया है बार बार, आपने इसी सीरीज में देखा है। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँ। ये 2 बार पूछा गया, आगे भी दिखेगा, या तो आगे हम देखने वाले हैं या फिर पहले देख चुके हैं, लेकिन 2 बार पूछा गया, इतना ध्यान है। करजन ने कहा था ये बात। महात्मा गांधी का अहमदाबाद संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, ये मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है। अहमदाबाद वाला, खेड़ा वाला, चंपारण वाला, तो ध्यान रखिएगा। क्रम भी पूछ लिया जाता है कि खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद कौन पहले कौन बाद में, ऐसे आपको पता होना चाहिए। और ये कालक्रम वाले में मिलेगा आपको। जब हिस्ट्री खत्म होगी उसमें भी महत्वपूर्ण कालक्रम मैं आपको दिखाऊंगा, कार्यक्रम नहीं, कालक्रम। अच्छा, ये हो गया। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। इसके बारे में हम अलग अलग तरीके से क्वेश्चन देख चुके हैं। जैसे इन्होंने जो किताब लिखी थी वो हमने देखा है, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है।
उसमें क्या सिद्धांत दिया गया था वो भी एक बार पूछा गया था। तो ये चीज़ अब इस बार जो है सीधा सीधा पूछ लिया, आर्थिक दोहन का विचार किसने दिया था। यूपीएससी ने इसी को थोड़ा अलग अंदाज में 2 बार पूछा है कि आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने किसने कहा था। तो इन्होंने भी कहा था और भी लोग हैं, ठीक है। वो पीवाईक्यू जब आप देख रहे हैं ना, वो 32 साल वाली सीरीज देख रहे हैं कि नहीं, यूपीएससी के लिए 32 साल वाली सीरीज चल रही है, वो भी इसी पैटर्न पे है। उसमें के तथ्य भी यूपीपीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी फॉलो करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। इस पर हमने डिस्कशन किया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय योगदान दिया था। बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, याद रखिए। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी कैद कर लिए गए थे, उस समय अब्बास तैयब जी ने आंदोलन के नेता के रूप में काम किया। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था, ये आपसे पूछा गया था। और खिलाफत आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को सावधान किया था कि वह मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना का मूड थोड़ा ठीक था, ठीक है, बाद में ये अलग हो गए। ये शुरू में आप देखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, देश की आज़ादी के लिए उनका बहुत अच्छा योगदान था। बाद में धीरे धीरे जब मुस्लिम लीग बना, उससे जुड़े, फिर तो ये अलग ही दिशा में चल पड़े। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका प्रकाशित किया था और ये कई बार पूछा गया है। इसके बाद हम देखेंगे 2001 के टॉपिक्स, प्रश्न, तथ्य, लेकिन आज नहीं, आज बस इतना ही रहने देते हैं। 2 काम करिए, पहला काम ये है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लगातार सीरीज़ का लाभ लेने के लिए। और उससे भी ज़रूरी चीज़ है कि अभी आप जाकर तुरंत PDF नोट ले लीजिए, चाहे ऐप से लीजिए चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, नीचे लिंक दिया है, व्हाट्सएप नंबर भी है। जल्दी से तैयार कर लीजिए, ज़्यादा समय नहीं बचा है, बार बार रिवाइज करिए, इसी के दम पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने ये नहीं पढ़ा और दुनिया भर की चीज़ें इधर उधर की पढ़ रहे हैं तो बाद में पछताएंगे। मेरा काम यही है, 4 साल से सबूत दिखा रहा हूँ, फिर सबूत दिखाऊंगा। जिन्होंने पढ़ा है, अच्छे से तैयार किया, उससे सिलेक्शन लेंगे, बाकी लोग पछताएंगे, फिर अगली बार नोट लेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप बार बार पछताएं, बार बार इस जाल में फंसे रहें। एक ही बार अच्छे से पढ़िए, वो पढ़िए जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और आगे बढ़िए, सफल होकर अपने जीवन को एंजॉय करिए। तो फिलहाल इतना ही। एक बात जो हमेशा आपको ध्यान रखनी है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।